बच्चों, आरवीडी में रोटेशनल मोशन में हम लोग कंबाइंड मोशन स्टार्ट किए थे। कंबाइंड मोशन में हम लोग कंबाइंड मोशन की बात कर रहे थे। कंबाइंड मोशन में हम लोगों ने बात किया था वेलोसिटी लिखना। एक कंबाइंड मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका वेलोसिटी, उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कैसे लिखा जाता है उसको हम लोगों ने समझा। वेलोसिटी और स्पीड दोनों को दोनों ही समझ में आ गए। तो अब हम लोग बात करते हैं उसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, इसकी चर्चा करते हैं। ये कैसे लिखा जाएगा? कंबाइंड मोशन अगर कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसा लिखा जाएगा? हाँ, इतनी बात हम लोगों ने जरूर कर लिया था कि कंबाइंड मोशन को स्टडी करना है तो हमें एक बात दिमाग में हमेशा रटे रहना पड़ेगा। कंबाइंड मोशन इज इक्विवेलेंट टू प्योर रोटेशन, प्योर रोटेशनल मोशन प्लस प्योर ट्रांसलेटरी मोशन। प्योर रोटेशन प्लस प्योर ट्रांसलेशन। तो प्योर रोटेशन हमें कोई भी मोशन पढ़ना होगा, प्योर रोटेशन विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास और मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मतलब सेंटर ऑफ मास का मोशन क्या है वो हमें ट्रांसलेटरी मोशन बताएगा, और सेंटर ऑफ मास पे बैठकर अगर देखेंगे तो उसका मोशन कैसा होगा वो हमें रोटेशनल मोशन दिखाएगा। दोनों ही हम बात किए थे कि सेंटर ऑफ मास पे एक बार बैठ जाओ और एक सेंटर ऑफ मास को देखो। सेंटर ऑफ मास को देखोगे एक पॉइंट बन जाएगा और पॉइंट का मोशन जो होगा वो प्योर ट्रांसलेटरी मोशन होगा, और सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाएंगे तो उसका मोशन जो होगा वो प्योर रोटेशनल मोशन कहलाएगा। तो यहाँ तक की बात हो गई थी अपनी, ठीक है। तो ये बच्चों यहाँ तक की बात हो गई थी, तो ये हमें समझ में आ गया था ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसी सीक्वेंस में हम लोग बात आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात किए थे कि अब हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लिखना सीखना है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखना है तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो एक एग्जांपल के लिए एक ये डिस्क है या स्फीयर जो भी मान लो, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ए, टी इक्वल टू 0 है और ये प्योर रोटेशन कर रहा है। प्योर रोटेशन बोले तो v ओमेगा। प्योर रोटेशन का कंडीशन हम लोग v इक्वल टू आर ओमेगा। तो v इक्वल टू आर ओमेगा से चल रहा है और ये इस तरह चल रहा है कि इसका ये इस तरह चल रहा है प्योर रोटेशन। ये ग्राउंड पे वेलोसिटी क्या है? 0 इसका। अब इसका मुझे डिस्प्लेसमेंट बताना था। आपको पूछा गया था फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए इन वन रोटेशन। एक रोटेशन में इस पॉइंट का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो ठीक है, एक रोटेशन में क्या होगा तो समय के साथ ये पॉइंट कभी देखो यहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ पे पहुँचेगा, ये पॉइंट कभी धीरे धीरे घूमते घूमते यहाँ पे पहुँचेगा, कभी धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते फाइनली ये यहीं पे पहुँच जाएगा। ये पूरा रोटेशन का दिशा में किसी टाइम टी पे जब ये पार्टिकल यहाँ पे था ए, तो आप बताओ तो तब आपको बात करूं तो आर ओमेगा इधर होगा रोटेशनल वाला पार्ट और वी इधर होगा, और जब ये कांस्टेंट ओमेगा से चल रहा था तो ये थीटा हो जाएगा। थीटा इक्वल टू ओमेगा टी होगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होगा इस पॉइंट के लिए। और आप मुझे वेलोसिटी की बात करो तो ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। तो वेलोसिटी वेक्टर जो होगा वी आई प्लस
आर ओमेगा, तो बात किया जाए तो ये देखो, ये जो एंगल है ये एंगल थीटा बना रहा है, तो इसका वर्टिकल के साथ ये एंगल अगर थीटा बना रहा है तो वर्टिकल के साथ ये भी एंगल थीटा होगा, ये वर्टिकल के साथ एंगल थीटा होगा, और ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा। तो वी आर ओमेगा के दो कंपोनेंट कर दो, आर ओमेगा साइन थीटा ऊपर हो जाएगा, आर ओमेगा कॉस थीटा इधर हो जाएगा। तो कॉस थीटा वाला पार्ट देखोगे तो वी के साथ माइनस कर दे, तो वी माइनस आर ओमेगा कॉस थीटा आई कैप प्लस आर ओमेगा साइन थीटा जे कैप, ये आपका आ गया। और v इक्वल टू आर ओमेगा है ही है। अब ये वाले पार्ट को आप ध्यान से देखोगे तो ये वेलोसिटी आ गया। अब अगर आपको मैं कहूं कि ये पूरा का पूरा मोशन जैसा भी चल रहा है, ये देखो मोशन धीरे 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 उठते 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 मैक्सिमम होते होते यहाँ पहुंच रहा है, और फिर से ऐसे उठेगा, फिर ऐसे आगे बढ़ेगा, साइक्लॉइड टाइप का पाथ है। इसी में v, ये भी v ही है, v इक्वल टू आर ओमेगा। तो देखा जाए तो v 1 माइनस कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, और मॉड ऑफ v क्या होगा, मॉड ऑफ v, तो मॉड ऑफ v जो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ v, तो v को हम बाहर निकाल लें, अंडर रूट में जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा को अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो आपको समझ में आता है कि 1 प्लस ये बन जाता है v अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉस थीटा, ये 2 माइनस 2 कॉस थीटा जो कि बन जाता है 4 कॉस स्क्वायर, यानी 2v कॉस थीटा बाई 2। अब बस ये आपका जो आ गया वो देखो तो ध्यान से, ये स्पीड आ गया। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस होता है अपना, डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, डिस्टेंस होता है इस इंटीग्रल मॉड वी स्पीड dt। एक टाइम घूमने में कितना टाइम लगेगा, तो एक टाइम का मतलब होता है थीटा 2 पाई हो जाए, तो 2 पाई इज इक्वल टू ओमेगा टी, टी यहाँ से निकल जाएगा, यानी टाइम को इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेके 2 पाई बाई ओमेगा, ये आपका आ जाएगा कितना, डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट तो सीधा सीधा 2 पाई आर, ये डिस्प्लेसमेंट जो होगा 2 पाई आर हो जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया और डिस्टेंस आ गया। ऐसे क्वेश्चन रहेंगे तो हमें लग रहा है कि आप लोग बता लेंगे, पोजीशन पूछे चाहे डिस्टेंस पूछे चाहे डिस्प्लेसमेंट पूछे, ये दोनों के दोनों ही पॉइंट जो है आप बताने में सक्षम हैं। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए ये सब पॉइंट्स अगर आपको लिखने को बोला जाएगा तो ये आप लिख लेंगे। डिस्टेंस लिखना हो या डिस्प्लेसमेंट लिखना होगा किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए, कंबाइंड मोशन में कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ये बड़ा आसान सा टॉपिक है, इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हम लोग। इस तरीका बस इतना समझो कि आपको डिस्टेंस लिखना है तो सीधा सीधा आप हर पार्ट वेलोसिटी लिखना सीख चुके हो ना, किसी भी पार्टिकल का डिस्टेंस लिखना है तो उस पार्टिकल का आप क्या करो, स्पीड लिख लो इंटीग्रल वी डी टी, और डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो वेलोसिटी पता है तो वेलोसिटी इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है ना। अब बात करते हैं बच्चों हम लोग एक्सेलरेशन की। वेलोसिटी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो जाने के बाद एक्सेलरेशन, अगला टॉपिक लिखना थोड़ा एक्सेलरेशन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन, कंबाइंड मोशन की बात करें तो ये AC है, ये ओमेगा से घूम रहा है और अल्फा एंगुलर स्पीड है। अब आप बताइए किसी भी पॉइंट के बारे में हमें बात करना है, किसी भी पॉइंट, जैसे मान लो कोई बोले कि ये पॉइंट A के बारे में बात करो, पॉइंट B के बारे में बात करो, पॉइंट C के बारे में बात करो, कोई जनरल पॉइंट D के बारे में बात करो, इस टॉप मोस्ट पॉइंट E के बारे में बताओ। तो चलो किसी भी पॉइंट के बारे में एक्सेलरेशन लिखना है तो एक्सेलरेशन देखो ऐसे लिखना होगा, किसी भी पॉइंट के बारे में
किसी जनरल पॉइंट पी के बारे में बात की जाए तो किसी जनरल पॉइंट पी का एक्सेलरेशन होगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस एक्सेलरेशन ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। कोई भी कुछ भी क्वांटिटी आपको लिखना होता है तो आपको पता होता है सेंटर ऑफ मास का लिखो प्लस सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। तो पहले सेंटर ऑफ मास का देखा जाए तो एसी ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये एसी का एसी ही है, एसी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। जैसे इस पे बैठ जाओगे जब आप, ये सर्कुलर मोशन है और सर्कुलर मोशन में हमें पता होता है दो प्रकार के एक्सेलरेशन होते हैं, टेंजेंशियल और रेडियल। टेंजेंशियल भी होता है और रेडियल भी होता है, यानी इस पॉइंट किसी भी पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो उस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस रेडियल एक्सेलरेशन, तीन एक्सेलरेशन यानी बेसिकली अपने को देखने होंगे। तो अब किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन लिखना है तो तीन एक्सेलरेशन लिखना पड़ेगा, एक सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस रेडियल एक्सेलरेशन। ये दोनों विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है, ये दोनों एक्सेलरेशन आपका है विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, विथ रेस्पेक्ट टू CUM। तो जैसे इस पॉइंट की बात करें, ए पॉइंट की, ए पॉइंट की बात अगर हम कर रहे हैं कि ए पॉइंट के बारे में आप बताओ मुझे, तो बच्चों ए पॉइंट का देखो तो एक्सेलरेशन इधर है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ये है AC, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है R अल्फा, R अल्फा टेंजेंशियल हो गया, और रेडियल एक्सेलरेशन जो होता है सर्कुलर मोशन में आपको पता होता है टूवर्ड्स द सेंटर होता है, तो वो भी इसी डायरेक्शन में होगा R ओमेगा स्क्वायर, ये बन गया। हमें बी पॉइंट की बात करनी है तो बी पॉइंट का देखोगे तो ऐसे घूम रहा है अगर तो AC तो इधर ही होगा और इस डायरेक्शन में होगा R अल्फा और सेंटर की तरफ होगा आपका R ओमेगा स्क्वायर। सी पॉइंट की बात करें तो सी पॉइंट का इधर AC होगा और नीचे की तरफ R अल्फा होगा, सेंटर की तरफ जो होगा वो हो जाएगा R ओमेगा स्क्वायर। किसी भी पॉइंट का लिखना हो, किसी भी पॉइंट का लिखना हो तो ईमानदारी से ऐसे समझो, मुझे ई पॉइंट का लिखना है तो ई पॉइंट का देखो पहले AC लिखा, फिर सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में जाओगे तो दो प्रकार के एक्सेलरेशन, एक रेडियल एक टेंजेंशियल लिख लिया पहले, फिर रेडियल R ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। किसी भी पॉइंट का लिखना हो, अगर मान लो मुझे P पॉइंट का लिखना है तो जनरल किसी पॉइंट P पॉइंट का लिखना है तो देखो AC इधर लिखेंगे, R अल्फा इधर लिखोगे और सेंटर की तरफ एक लिखोगे क्या, R ओमेगा स्क्वायर। हमें लग रहा है किसी भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन लिखने में तो आप कंफर्ट जोन में रहने चाहिए, आपको इसमें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। किसी भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन लिखना हो तो आप एक्सेलरेशन लिखने में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए पहले तो। मतलब मैं बताऊं नीट और मेंस के 70% क्वेश्चन जो होते हैं वो बस इसी एलिमेंट्री पोर्शन में ही कवर हो जाता है, इसी में हम लिखना जो पढ़ा रहे हैं बस इसी से क्वेश्चन बनता है। तो एक एग्जांपल की बात किया जाए तो आपको मान लो बोला जा रहा है कि एक रॉड है जो कि ओमेगा 2 रेडियन पर सेकेंड है और अल्फा 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है, लेंथ 2 मीटर है और ये इसके एक एंड का वेलोसिटी ऐसे दिया है, एक्सेलरेशन दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये इससे एंगल बना रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लो, और ये एंगल 37 डिग्री है, ये एंड बी है। आपसे पूछ रहा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी। अब आपको बी पॉइंट का एक्सेलरेशन पूछा है और ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है किसका, ए का, ठीक है।
एक्सेलरेशन ए का दिया हुआ है और बी का पूछ रहा है, इस मोमेंट पे ए का एक्सेलरेशन ऐसा है, अगर ए का एक्सेलरेशन इस प्रकार दिया है तो हम लोग देखते हैं कैसा बन रहा है। तो जैसे कि बात करें बच्चों, तो एक्सेलरेशन सबसे पहले जैसे वेलोसिटी में आपको याद आ रहा था, जिस प्रकार वेलोसिटी में आप किए थे क्वेश्चन को, कभी भी कोई भी क्वेश्चन करना हो तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मान लो, उसी प्रकार यहाँ पे भी करो। सबसे पहला सेंटर ऑफ मास पे जाओ, तो सेंटर ऑफ मास के पास सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन A1 A2 दो कंपोनेंट मान लिया, चलो मान लिया, और उसके बाद में अल्फा और ओमेगा वगैरह दिया है। तो किसी भी पॉइंट का, जैसे ये पॉइंट जो था इसका पहले लिखो आप, इस पॉइंट का पहले तो A1 A2 होगा, तो एक तरीके से इसका सेंटर ऑफ मास का ये लिख लिया A1, ये लिख लिया A2, और आर अल्फा भी इसी में जुड़ेगा, आर की वैल्यू रेडियस 1 मीटर होगा, ये अल्फा 2 यानी 2, और ओमेगा स्क्वायर अंदर की तरफ एक होगा आर ओमेगा स्क्वायर 4, R1 तो ओमेगा स्क्वायर यानी 4 अंदर की तरफ, तो इधर लिख सकते हैं -4। तो लेकिन ये दिया हुआ है देखो हॉरिजॉन्टल के साथ, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिया है और ये एंगल दिया है आपका 60 डिग्री, और बोल रहा है कि आपका एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन के जो दो कंपोनेंट होने चाहिए वो इस तरह होने चाहिए, इस डायरेक्शन में असलियत में ये दो दिया है, तो इसके दो कंपोनेंट पहले कर लो। हमने कैसे किया देखो, हम पहला काम किए कि हमने विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, हमें सबसे पहला होगा कि हमें सेंटर ऑफ मास के बारे में पता करना चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में हमने मान लिया यार कि वो अल्फा से रोटेट कर रहा है, उसका लीनियर एक्सेलरेशन ऐसा है सेंटर ऑफ मास का। अब डायरेक्शन तो नहीं पता, तो दो कंपोनेंट मान लिए। तो इस पॉइंट का लिखना है तो पहले सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में लिखोगे, तो सेंटर ऑफ मास को देखो, तो ये सेंटर ऑफ मास का लिख लिया A1 A2। सेंटर ऑफ मास पे बैठोगे तो दो प्रकार का एक्सेलरेशन मिलेगा, टेंजेंशियल इधर मिल गया, रेडियल इधर मिलेगा, तो माइनस कर दिया। ठीक, इस पॉइंट ए का ये दोनों एक्सेलरेशन होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट यही 5 होना चाहिए, क्योंकि ये 5 दिया है। तो 5 की दो कंपोनेंट कर दे, तो हम देख रहे हैं 5 के अगर दो कंपोनेंट कर लें और कंपेयर कर लें, तो इधर देखो एक आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा। ये आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोनों को देखा जाए तो ये 4 होने का मतलब A2 की वैल्यू तो आ गई 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और A1 की वैल्यू हो गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास देखो सबको क्लियरली पता चल गया, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के दो कंपोनेंट पता चल गए। अब अपने को पता करना था ये इस पॉइंट का एक्सेलरेशन, तो एकदम आसान है, पहले सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन लिख लो, A1 A2 लिख लिया। दूसरे स्टेप में सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओ, सेंटर ऑफ मास पे बैठोगे तो आर ओमेगा स्क्वायर सेंटर की तरफ, तो प्लस आर ओमेगा स्क्वायर मतलब रेडियस 1 मीटर है, ओमेगा 2 है तो 4, और आर अल्फा यानी अल्फा 2 है, इधर की तरफ होगा तो -2। तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन जो हो गया वो देखो इधर की तरफ 8 4 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस साइड A1 की वैल्यू 1 दिया है, तो -1 बोले तो -1 तो इधर आ जाएगा। चलो ठीक है, समझ में आ गया। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन लिखना था तो हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है ना बेटा। ऐसे एक अच्छे क्वेश्चन आपके सामने मिल सकते हैं, तो हमें लेकिन करने का तरीका एकदम एकदम क्लियर होना चाहिए, जैसे वेलोसिटी वाले में लिखा था वैसे ही। आपको सबसे पहला स्टेप होगा सेंटर ऑफ मास का पता करना, तभी कुछ कर पाओगे, ठीक है ना। अब आपको एक और प्रैक्टिस करा देता हूं, कि भाई आपको एक एग्जांपल दिया जा रहा है कि चलो मुझे बताओ, ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे बढ़ रहा है, वेलोसिटी दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, वेलोसिटी दिया है 1 मीटर पर सेकेंड, और रेडियस 1 मीटर, अल्फा 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ओमेगा 2 रेडियन पर सेकेंड,
इस पॉइंट ए का आपको पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए, हम एक कर रहे हैं, आप बाकी कहीं का भी बता सकते हो, नियम तो आपको पता ही है। चलो ठीक है, बताते हैं। सबसे पहला काम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास लिखो, तो विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास तो 2 लिख लिया, पहला काम हो गया। मतलब सेंटर ऑफ मास का लिख लिया, सेंटर ऑफ मास पे बैठो तो 2 प्रकार के एक्सेलरेशन बनेंगे, एक रेडियल और एक टेंजेंशियल। तो टेंजेंशियल तो आर अल्फा होगा तो वो भी उधरी होगा, तो आर अल्फा की वैल्यू कितना होगा, R1 दिया अल्फा तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आर ओमेगा स्क्वायर होता है न कि वी स्क्वायर बाई आर होता है। अब तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि वी स्क्वायर बाई आर करें, आर ओमेगा स्क्वायर कर देंगे 4 आ जाएगा। तो याद रखिएगा रोटेशनल प्रॉपर्टी आर ओमेगा स्क्वायर से होती है, तो रोटेशनल है ना, तो इसलिए आर ओमेगा स्क्वायर ही करेंगे। तो आर ओमेगा स्क्वायर 4, ठीक है ना। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपके लिए उल्टा दे सकता था, उल्टा क्वेश्चन ऐसे होता कि यार ये सब कुछ ना देता, किसी एक पॉइंट का आपको वेलोसिटी वगैरह दे देता और तब पूछता कि बताओ इस पॉइंट का क्या होगा, तो बस वही समझ में आता ही है कैसे करना है। आपको अगर ऐसा देता तो आप क्या करते कि पहले सेंटर ऑफ मास का पता करते और फिर जाके आपको मान लो ऐसा दे देता क्वेश्चन, ये दे दिया जाता, इसका बोल देता कि ये इसका एक्सेलरेशन इधर 4, इसका एक्सेलरेशन ऐसा है, बोल देता ये इसका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है 37 डिग्री पे। फाइंड, आपको पूछता ये पॉइंट ए का एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी, ये ग्राउंड पे चल रहा है, ठीक है ना, ये दिया है और इसका ओमेगा दिया हुआ है 1 रेडियन पर सेकेंड, रेडियस 1 मीटर, ठीक है ना। ये ग्राउंड पे ऐसे चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब आप कहोगे कि इसमें ये कैसे सॉल्व किया जाता है, एकदम आसानी से। पहले हम मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन ए इधर है, क्योंकि इसमें 2 कंपोनेंट, इसमें ये डाउट नहीं है कि इधर चल रहा है किधर चल रहा है, ये जब भी चलेगा इधर ही चलेगा रोल करते हुए, और ये अल्फा मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ईमानदारी से होना क्या चाहिए था, होना तो यह चाहिए था कि इस पॉइंट का इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए होता, ऊपर की इधर की तरफ आर ओमेगा स्क्वायर होता, ऊपर की तरफ होता, नहीं सॉरी ये आर ओमेगा स्क्वायर होता और ये आर अल्फा होता। तो बच्चों ए माइनस आर अल्फा, ए माइनस आर अल्फा, चलो एक मिनट, ये अल्फा ले लो, ये ओमेगा से घूम रहा है, ये क्वेश्चन होता क्योंकि ये वेरिएबल एक में 2 हो जाता, नहीं सॉल्व हो पाता। तो आर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मान लो, अब ये क्वेश्चन होता तो ए माइनस आर अल्फा की वैल्यू देखो तो आपको 4 दिया है, और आर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बोले तो 3 दिया है, तो ये देखो सॉल्व हो गया ना, अल्फा दिया है, ए आ गया, ओमेगा आ गया, तो इस पॉइंट का लिख लोगे, ठीक है ना। तो हमें एक्सेलरेशन लिखने आ गया। अब हमें एक्सेलरेशन लिखने आ गया, वेलोसिटी लिखना आ गया, डिस्टेंस लिखना आ गया, डिस्प्लेसमेंट लिखना आ गया, कंबाइंड मोशन के बारे में। तो कंबाइंड मोशन का बेसिक फीचर्स जो हैं वो सब लिखने की जो बात है वो सब आ गया लगभग। अगर ये धीरे धीरे हमें आ गया तो हम बात करते हैं कि हम लोग अब सीख लेते हैं कि लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कैसे लिखा जाए। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट ऐसे है, 4 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ओमेगा 2 रेडियन पर सेकेंड दिया है, मास 5 kg, लेंथ 10 मीटर, फाइंड लीनियर मोमेंटम, फाइंड लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम। एक बात समझिएगा, अब इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लीनियर मोमेंटम क्या होगा, हर पार्टिकल के मोमेंटम को जोड़ लिया जाए एक एक पार्टिकल का। तो
जब आप एक एक पार्टिकल का करके जोड़ोगे तो आपको मिलेगा कि केवल और केवल लीनियर मोमेंटम जो आता है वो सीधा सीधा हो जाता है m टोटल इंटू v सेंटर ऑफ मास। इसमें चाहे रोटेशनल हो चाहे कुछ भी हो, इसमें डायरेक्ट आप लिखोगे बस, तो आंसर बी सी होगा। ठीक है ना, लीनियर मोमेंटम में ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। लीनियर मोमेंटम के बाद बात करते हैं हम लोग कि रोटेशनल कंबाइंड मोशन में किस तरह हम काइनेटिक एनर्जी लिखें। कंबाइंड मोशन अगर हो रहा है तो उस कंबाइंड मोशन में हमें काइनेटिक एनर्जी किस प्रकार लिखना आए। काइनेटिक एनर्जी की चर्चा कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी जब भी बात करते हैं तो मान लो यार एक ऑब्जेक्ट है जो कि ऐसे घूम भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। तो आगे बढ़ने की वजह से पहले तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तो अपने को पता ही है। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर घूम रहा है कोई ऑब्जेक्ट है तो हर एक पार्टिकल m1 पार्टिकल, m2 पार्टिकल, m3 पार्टिकल्स, हर एक पार्टिकल के पास एक तो इसकी वजह से वेलोसिटी होगा r ओमेगा, मतलब r1 ओमेगा बोलते हैं, इसका रेडियस r1, और एक सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होगा vc। दो प्रकार के वेलोसिटी होंगे सबके पास। तो काइनेटिक एनर्जी जो टोटल हो जाएगा सबके पास वो हाफ, अब जैसे यही देख लो ना, ये आगे बढ़ रहा है ऑब्जेक्ट तो v ओमेगा। तो किसी भी पार्टिकल के बारे में बात करोगे, यही पार्टिकल है तो इसके पास दो प्रकार के वेलोसिटी होंगे ना, r ओमेगा 1 और v1, vc बोले तो। और इस पार्टिकल के बारे में बात करोगे तो r2 ओमेगा और vc, सब हर पार्टिकल का अलग अलग होगा। इसके बारे में बात करो तो क्या हो जाएगा, m1 vc माइनस vc प्लस v1 वेक्टर। v1 क्या होगा, r1 ओमेगा का होल स्क्वायर, मतलब होल स्क्वायर का मतलब वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट होता है। vc प्लस v1 काइनेटिक एनर्जी यही होता है, प्लस 1/2 m2 vc प्लस v2 डॉट प्रोडक्ट ऑफ vc प्लस v2 एंड सो ऑन, ऐसे करके जोड़ते चले। तो ऐसे जोड़ते चलोगे तो देखोगे क्या पाओगे आप, vc एक तो डॉट प्रोडक्ट में vc स्क्वायर जो बनेगा वो तो 1/2 m1 प्लस m2 प्लस m3 सबका जुड़ता जाएगा। तो 1/2 m1 प्लस, देखो एक तो फैक्टर आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस सबका vc स्क्वायर, प्लस दूसरे ब्रैकेट में बनेगा हाफ v1 स्क्वायर, v1 स्क्वायर हो जाएगा r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो 1/2 m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन ओमेगा स्क्वायर। दूसरा फैक्टर जो बन जाएगा v1 2v1 v2, 2 से 1/2 से कट जाएगा, यानी m1 r1 m2 r2 एंड सो ऑन ओमेगा। तो ये वाला पार्ट तो मास मोमेंट है, जीरो हो जाएगा। मास मोमेंट सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमेशा जीरो ही होता है, ठीक है ना। और बाकी ये पार्ट देखो तो क्या लिखा है, ये टोटल मास लिखा है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी लिखने का तरीका याद रखो, काइनेटिक एनर्जी हाफ m vc स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये लिखने का तरीका काइनेटिक एनर्जी में हमें रोटेशनल कंबाइंड मोशन में काइनेटिक एनर्जी लिखने का तरीका। ये सेंटर ऑफ मास और ये विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। फिर से मैं बोलूं, सेंटर ऑफ मास का लिखो, कोई भी क्वांटिटी लिखना है सेंटर ऑफ मास का लिखो, ट्रांसलेटरी मोशन प्लस सेंटर ऑफ मास पे बैठ के लिखो, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हमें लिखना आना चाहिए। तो ये काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने लिख लिया। और काइनेटिक एनर्जी बच्चों लिख लेने के बाद एक प्रैक्टिस करते हैं, बस उसके बाद हम लोग बात करते हैं किस तरह से
जैसे मान लो एक एग्जांपल आपको दे दें, एक एग्जांपल है कि एक रॉड है 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, लेंथ 2 मीटर है, मास 1 kg है, फाइंड काइनेटिक एनर्जी। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, पहले हाफ m1 दिया है v² प्लस विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हाफ I होता है ml²/12 सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, ml²/12 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा मान लो दिया हुआ आपको 1 रेडियन पर सेकेंड। तो ये पूरी काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब आपको बोल दिया जाए कि ये लो डिस्क है 4 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ओमेगा 2 रेडियन पर सेकेंड दिया है, रेडियस 1 मीटर दिया है, डिस्क है। काइनेटिक एनर्जी इसका लिखना है। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखोगे, हाफ m टोटल कितना दिया है, m मान लो 2 kg दिया है, हाफ m v² प्लस हाफ I कितना होगा mr²/2 m r² 1/2 हाफ mr²/2 इंटू ओमेगा हाफ I ओमेगा स्क्वायर 4। तो ये किसी भी प्रकार का काइनेटिक एनर्जी, कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखना है, तो ये अपने को समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी लिखना सीख गए हम लोग, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी लिखना सीख गए, और ये सब कुछ आ गया अपने को, ठीक है ना। एक आखिरी टॉपिक जो है बच्चों बचता है इसी में, लास्ट जो है वो है एंगुलर मोमेंटम लिखना, लास्ट एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखा जाता है, तो एंगुलर मोमेंटम लिखने का तरीका भी याद रखो। तो किसी भी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको किसी के रेस्पेक्ट में लिखना होता है। जैसे मान लो किसी पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में, ये सेंटर ऑफ मास है मान लो, और सेंटर ऑफ मास मान लो चल, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल, ये सब घूम भी रहा है सेंटर ऑफ मास और चल रहा है बीसी से। इसका पोजीशन ये RC है, और हमें क्या करना है, हमें सारे पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम को लिखना है। देखो एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं, जैसे m1 मास है r1 दूरी पे, m2 मास है r2 दूरी पे, एंड सो ऑन। तो m1 का पोजीशन वेक्टर ये है, ये पोजीशन क्या हो जाएगा, ये पोजीशन दिस प्लस दिस, m r क्रॉस v, तो m1 r बोले तो RC प्लस R1, m r क्रॉस v, वेलोसिटी कितना होगा VC प्लस V1 r ओमेगा 1, R1 ओमेगा, R2 ओमेगा, V1 क्या होगा, V1 हो जाएगा R1 ओमेगा, V2 हो जाएगा R2 ओमेगा। अरे यार अलग अलग है ना, ये ओमेगा से घूमेंगे भी तो, प्लस m2 RC प्लस R2 क्रॉस VC प्लस V2 एंड सो ऑन, ऐसे चलते चलो। तो ये देखो ये कितना बन जाता है m1। अब हम लोग मैग्नीट्यूड की ही बात करते हैं, सीधा सीधा मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं याद रखने के लिए। m1 देखो mRC VC, तो RC VC एक साथ आएगा, RC क्रॉस VC, तो वो मैग्नीट्यूड हम ले लें 90 डिग्री पे है, तो ठीक है ना, RC क्रॉस VC। तो ये जो सीधा सीधा बंदा है, m वेक्टर की बात कर, वेक्टर में ही चलो लिख लेते हैं। तो वेक्टर में क्या लिख लेंगे, m RC क्रॉस VC प्लस m2 RC क्रॉस VC, इस वाले का दूसरा टर्म जो बात करो, पहला टर्म तो ये सबका ऐसे जुड़ता जाएगा, एक टर्म ये हो जाएगा, दूसरा टर्म RC का V1 से, तो RC का V1 से जो मल्टीप्लिकेशन आएगा तो V1 हो जाएगा R1 ओमेगा, तो
आर सी कॉमन कर लेंगे तो R1 M1 M1 R1 M2 R2 वो तो मास मोमेंट बन के जीरो बन जाएगा, याद आ रहा है ना। M1 RC तो कॉमन होता जाएगा और V1 को R1 ओमेगा लिखेंगे तो R1 M1 M2 R2 ये सब जीरो हो जाएगा। और उसके बाद वाला टर्म बनने वाला है RC का R1 का VC से, तो VC कॉमन कर लेंगे M1 R1 फिर से बनेगा तो वो भी जीरो हो जाएगा। और एक टर्म बनेगा ओमेगा, आई ओमेगा, तो आई ओमेगा की बात करें तो M1 R1, ठीक है ना, और V1 R1 V1 का जो बात करेंगे तो R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर एंड सो ऑन ओमेगा। तो ये बन गया, देखो तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो एक ये बन गया M टोटल इंटू VC इंटू R परपेंडिकुलर प्लस आई ओमेगा। तो एंगुलर मोमेंटम भी लिखने का तरीका एकदम क्लियर होना चाहिए सबको। एम वी सी आर परपेंडिकुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास और प्लस आई ओमेगा। ये याद रखना, ये विथ रेस्पेक्ट टू CUM है। ये दो चीज हमें लिखने आ जाना चाहिए। एक आप प्रैक्टिस करके बस इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। जैसे मान लो आपको दे दिए बच्चों की ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2,4, लेंथ है 8 मीटर, मास है 3 kg, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, एंगुलर वेलोसिटी है 1 रेडियन पर सेकेंड। फाइंड एंगुलर मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम बताओ, ठीक है। तो एल ओरिजिन जो हो जाएगा बहुत आसानी से, सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम, तो सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है, एम टोटल दिया है 3 इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 2 इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो ये है लाइन ऑफ मोशन, तो लाइन ऑफ मोशन का हाइट 4 है प्लस आई ओमेगा। तो ये तो देखो ये जो है अंदर की तरफ था और आई ओमेगा भी अंदर की तरफ है तो प्लस होगा। आई की वैल्यू क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 12, ओमेगा दिया है 1, बस आंसर हो गया, ठीक है ना। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आप एंगुलर मोमेंटम लिखने में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए किसी को। पहली बात तो एंगुलर मोमेंटम, जैसे मान लो एक और प्रैक्टिस करा ले हम लोग कि एक डिस्क है, मास एम रेडियस आर, वी वेलोसिटी से और ओमेगा से चल रहा है, ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर। फाइंड एंगुलर मोमेंटम, फाइंड एंगुलर मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू CUM, विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो बताओ, तो मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन कितना होगा भाई, MVR, ठीक है ना, प्लस सेंटर ऑफ मास का प्लस आई MR स्क्वायर बाई 2, ओमेगा की जगह V बाई आर लिख सकते हैं, तो 3/2 MVR आंसर हो गया, ठीक है। ये बहुत आसान आसान क्वेश्चन रहे जो कि हम लोग कर लेंगे। एंगुलर मोमेंटम लिखने की बात आएगी तो ठीक है, मैं ये मुझे लग रहा है कि आप लोग लिख लेंगे। एक और कर लो कि एक रॉड है 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ओमेगा 2 रेडियन पर सेकंड है, ठीक है, और लेंथ 1 मीटर है, मास 3 kg है,
लेंथ 2 मीटर मान लो, और इसका मास 3 kg। यहाँ पे एक पॉइंट मास भी इसी से अटैच्ड है 2 kg का। फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इस पॉइंट ए के अबाउट। फाइंड, क्वेश्चन आपके सामने ये है, फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू ए। ए के रेस्पेक्ट में बताना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो मुझे एक तो तरीका यह है कि मैं चाहूँ तो इस पॉइंट का पहले लिख लो अलग से, प्लस इसके सेंटर ऑफ मास का, दो अलग अलग। एक तो हम बात करें तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आए लाई करेगा, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, तो वो यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में हम इस पॉइंट मास के बारे में लिख लें। तो इस पॉइंट मास के बारे में बात करें तो इस पॉइंट मास का वेलोसिटी कितना होगा, इस पॉइंट मास का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, इस पॉइंट मास का वेलोसिटी हो जाएगा मेरे हिसाब से कितना, v4 प्लस 1 ओमेगा प्लस 2 6। तो और ये 6 से चल रहा है तो इसका लिख लिया जाए। देखो सेंटर ऑफ मास का इसका लिख लिया जाए। अब ये हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं एक्सरसाइज, एक तरीके से सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। और ये बहुत आसान है, मैं चाह रहा हूँ कि आप, ये एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें एंगुलर मोमेंटम लिखना है। इसको दोनों तरीके से लिखिएगा। एक तो दो पूरे सिस्टम को एक सिस्टम मान लो कि सेंटर ऑफ मास यहाँ आ जाएगा, एक दोनों को डिस्क्रीट मान लो, इसका अलग लिख लो, इसका अलग लिख लो, ठीक है ना। अगर इसका अलग लिखना चाहोगे तो देखो इसको 2 kg का एक इंडिपेंडेंट मान लेना, 2 kg का मास 6 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और प्लस इसका जोड़ लेना, ठीक। तो ये रहा बच्चों।